हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चैप्टर से वेपर प्रेशर टॉपिक कवर किया था। साथ ही हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर भी देखा। उसमें मैंने एक बात बताया था कि ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खास है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी टॉपिक को आज हम एक्सटेंड करने वाले हैं और उससे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होते हैं। पहला है राउल्ट्स लॉ और सेकंड RLVP, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट टॉपिक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही आगे डेवलप होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखना शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम वेपर प्रेशर को एक्सटेंड कर रहे हैं और हमारा टॉपिक बनेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन कैसे फॉर्म हो सकता है। सॉल्यूशन है, इसका मतलब मिनिमम 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे ही। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन कब बनेगा, तो लिक्विड सॉल्यूशन बनने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, हमने याद कीजिए चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन। उसी को थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होने के 3 कंडीशन हैं। फर्स्ट, जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो, सेकंड जब लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व हो, और थर्ड जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो। क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए सॉल्वेंट हमेशा क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो पहला जो पॉसिबिलिटी है वो है व्हेन सॉल्यूट गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तब लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। सेकंड जो कंडीशन है, व्हेन लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो है व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक है गैस डिसॉल्व इन सॉलिड, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कब पढ़ा हुआ है? इसी में हमने हेनरी लॉ कॉन्सेप्ट देखा हुआ था, याद आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमको स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हेन गैस डिसॉल्व इन लिक्विड ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनेगा जिस पे हम फोकस करेंगे वो है लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड। इसे हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी कहेंगे। और उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। इसे हम सॉलिड लिक्विड भी कहेंगे, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक बनेगा, फर्स्ट टॉपिक होगा लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, दैट इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और सेकंड बनेगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो अब हम देखने वाले फर्स्ट टॉपिक बनेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देखो, ये जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। तो चलिए इस टॉपिक पे हम फोकस करते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक बन गया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट होगा लिक्विड और साथ में सॉल्वेंट भी क्या होगा? लिक्विड।
और दोनों जब मिक्स होंगे तब फॉर्म करेंगे क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, और लिक्विड जो होते हैं वोलेटाइल नेचर के होते हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट या वोलेटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनको मैं एक पिक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट सपोज ये हमने ले लिया एक कंटेनर और इस कंटेनर में हम फिल करते हैं लिक्विड। अभी मैं ये बात नहीं करता कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा, बस इतना ही बात करेंगे कि हम लिक्विड ले रहे हैं। ये हमने 2 कंटेनर ले लिया और इन दोनों ही कंटेनर में क्या फिल कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया। ठीक है, इसे मैं कह देता हूं लिक्विड 1 और इसे कह देता हूं लिक्विड 2। अभी नहीं जानते हम कि कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, उससे हमको कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। अब देखो ये लिक्विड है और लिक्विड वोलेटाइल नेचर का होता है। अगर इस कंटेनर को हम क्लोज कर दें, मतलब अगर ये क्लोज कंटेनर हो तो ऑब्वियस सी बात है ड्यू टू इवापोरेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्लियर सी बात है। तो लेट सपोज इसमें जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है उस वेपर प्रेशर को हम कह देते हैं क्या, P1 नॉट। सो P1 नॉट इज व्हाट, P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 और यू कैन से प्योर कंपोनेंट 1। क्लियर है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। सिमिलरली ये भी लिक्विड है, अगर ये भी एक क्लोज कंटेनर हो तो यहाँ भी क्या होगा, वेपर प्रेशर फॉर्म होगा और इस वेपर प्रेशर को हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं P2 नॉट। दैट इज P2 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। प्योर मतलब इसको भी हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया है। अब देखो इन दोनों को हम मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इन दोनों को हमने मिक्स किया, यहां समझिएगा, ये दोनों को हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करके क्या बना दिया, एक लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया। कैसे फॉर्म किया, इन दोनों को मिक्स करके, ये लिक्विड और ये लिक्विड, ये दोनों लिक्विड हमने इसमें मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद क्या फॉर्म कर लिया, मिक्स करने के बाद हमने फॉर्म कर लिया एक लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी चीजें। अब देखो ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है इसे हम क्लोज कर दें, इसे हम क्या कर दें, अगर क्लोज कर दें तो क्लोज कर देने से अगेन इस लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, वेपर जनरेट होगा, वेपर एक्सर्ट होगा। अब इस बार जो वेपर एक्सर्ट होगा उसमें दोनों ही लिक्विड के वेपर होंगे क्योंकि दोनों लिक्विड इसमें मिक्स है। तो दोनों लिक्विड की वजह से जो वेपर एक्सर्ट होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा कंपोनेंट की वजह से प्रेशर आ रहा है। तो लेट सपोज फर्स्ट कंपोनेंट जो है हमारा P1 की वजह से, दैट इज लिक्विड 1 की वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसे हम कह देंगे P1। सो P1 इज व्हाट, P1 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। क्लियर है। एंड लिक्विड 2 की वजह से जो प्रेशर यहाँ पे आएगा इस सॉल्यूशन में उसे हम कहेंगे P2 एंड P2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 और यू कैन से कंपोनेंट 2। क्लियर है। पहली चीज तो समझ लीजिए कि P1 नॉट और P1 में क्या डिफरेंस है। ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जब हमने कुछ मिक्स नहीं किया है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक। P2 क्या है, P2 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 प्योर लिक्विड का, और P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर चीज। अब देखो इसमें हमने लिक्विड 1 लिक्विड 2 दोनों को मिक्स किया है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहे हैं, और डिसॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करेंगे, और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन।
तो जब ये दोनों लिक्विड मिलके लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन इन दिस लिक्विड सॉल्यूशन, दैट मीन्स अब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर वन और यू कैन से कंपोनेंट वन इज x1। क्लियर है? सिमिलरली कंपोनेंट टू का क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज x2 इन लिक्विड सॉल्यूशन। इतनी चीजें समझ आई? अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, बस दो लिक्विड को मिक्स किया है। ये सारे टर्म्स क्लियर हैं? आप नोट्स का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से देखिए, कंसेप्ट को समझिए, फिर वहां जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो कंसेप्ट है, इसका जो कंसेप्ट है वो आगे राउल्ट लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो राउल्ट साहब जी ने बताया, क्या बताया? अब हम समझते हैं राउल्ट्स के लॉ को। तो अब हम समझते हैं इन लिक्विड के लिए राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ। सो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? राउल्ट्स लॉ कहते हैं जब भी कोई लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर है? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है? मतलब लेट सपोज अगर मैंने पार्शियल प्रेशर क्या एज्यूम कर लिया, अगर मैंने पार्शियल प्रेशर P एज्यूम कर लिया, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन x। दिस इज राउल्ट्स लॉ। क्लियर है? लिखने के पीछे नहीं भागना, नोट्स में ये मिल जाएगा लिखा हुआ, समझना है। अगर हम किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें जिस भी कंपोनेंट की हम बात करेंगे तो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट सॉल्यूशन। क्लियर है? अब जब हम यहाँ प्रोपोर्शनल टू के साइन को रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P1 is equals to P naught x। क्लियर है? Where P naught is what? P naught is vapor pressure of pure component। वेपर प्रेशर शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और यू कैन से प्योर लिक्विड। ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब देखो ये जो राउल्ट्स लॉ है इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे किसके लिए? इन दोनों लिक्विड के लिए। ये है लिक्विड वन, ये है लिक्विड टू, दोनों को मिक्स कर क्या बना दिए? लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई होगा? देखो फर्स्ट हम बात करेंगे फॉर लिक्विड वन और यू कैन से फॉर कंपोनेंट वन, फॉर लिक्विड वन और यू कैन से फॉर कंपोनेंट वन। तो कंपोनेंट वन के लिए क्या होगा? फॉर कंपोनेंट वन पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन इन लिक्विड। क्लियर है? ये होगा फर्स्ट के लिए, दैट इज इसी को आप क्या लिख सकते हो? और P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1। क्लियर है? P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकता हूं क्या? बिल्कुल दे सकता हूं। ठीक, सेकंड हम बात करेंगे लिक्विड टू के लिए, तो फॉर लिक्विड टू से जो वेपर बनेगा, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कंपोनेंट टू। क्लियर है? तो कंपोनेंट टू के लिए क्या हो जाएगा? अगेन पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट टू, दैट इज P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाइए, दैट इज P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट x2। इसे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से हम राउल्ट्स लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? अब देखो जब
एक ही कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा हो तो टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया गया है किसके द्वारा? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? टोटल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू दी सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? क्लास 11th में आपने पढ़ा है, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बन जाएगा ये? टोटल प्रेशर PT, जिसे आप चाहो तो सिर्फ PB कह सकते हो, इज इक्वल टू द सम ऑफ P1 प्लस P2। क्लियर है? नीचे आपको विजिबल है ना? ठीक, अब देखो आप चाहो तो PT इक्वल टू लिख सकते हो, P1 और P2 का वैल्यू पुट कर लो तो क्या हो जाएगा? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। क्लियर है? तो अब ये जो इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन है टोटल प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर या फिर लिक्विड सॉल्यूशन का। क्लियर है? अब ये जो इक्वेशन आपको देख के समझ आ रहा होगा, देखो इसको मैं फिर से ना यहाँ पे लिखता हूँ टॉप में, ताकि आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इक्वेशन को समझो। यहाँ पे टोटल प्रेशर जो PT है ये क्या हो जाएगा? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये देखो ये है PT, टोटल प्रेशर क्या हो गया? हमको मिल गया P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये जो टोटल प्रेशर हमको मिला है ये मोल फ्रैक्शन x1 और x2 दोनों के टर्म्स में है, दोनों पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम चाहें तो पूरे इक्वेशन को किसी एक मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि हम जो लिक्विड एज्यूम कर रहे हैं ये सिर्फ लिक्विड है, हम किसी को भी सॉल्यूट और किसी को सॉल्वेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, अब हम बोलेंगे यहां से, जब हम क्या करेंगे, इनका दो कंडीशन एज्यूम करेंगे, तो पहला मैं इसको x1 के टर्म्स में पूरा लिखूंगा, फिर x2 के टर्म्स में लिखूंगा और अच्छे से ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो आपको बड़ा मजा आना है। चलिए देखिए, ये जो इक्वेशन है टोटल प्रेशर ये x1 और x2 दोनों के टर्म्स में है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है। हम चाहें तो इसे किसी एक मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। चलो उसी को आगे हम रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे इक्वेशन को या तो x1 के टर्म्स में लिखेंगे या x2 के टर्म्स में लिखेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि अभी हम सिर्फ लिक्विड बोल रहे हैं, ना तो कोई सॉल्यूट है ना कोई सॉल्वेंट है, क्योंकि आगे हम इसको देखेंगे कि अगर किसी का वेपर प्रेशर कम ज्यादा होता है तो कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूरा ग्राफ भी मैं समझाऊंगा, बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है। तो चलिए फिर हमको इसको आगे एक्सटेंड करना है। चलिए तो आगे चलते हैं। अभी हमको एक इक्वेशन मिला है टोटल प्रेशर का। क्या इक्वेशन मिला है? देखिए, टोटल प्रेशर PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 और इसी को हमने एक्सटेंड किया है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, इसे आप चाहो तो इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हो? 3rd। क्लियर है ना? अब हम ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट कंडीशन 1 ले लेते हैं। कंडीशन 1 में हम ये एज्यूम करते हैं कि पार्शियल प्रेशर P1 के अंदर जो P1 नॉट दिख रहा है, सो P1 नॉट इज ग्रेटर देन P2 नॉट। ठीक है, ये हमने कंडीशन 1 एज्यूम कर लिया और अब हम पूरे इक्वेशन को लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1। ठीक है, x1 के रिस्पेक्ट में पूरा लिखना है और हमने यहां पर किसको एज्यूम कर लिया है? P1 नॉट को ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? आपको पता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट में दोनों में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है? सॉल्यूट, तभी तो सॉल्वेंट जाके डिसॉल्व होगा। इसका मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सिंपल सी बात है उसका वेपर प्रेशर कम फॉर्म होगा। मतलब
सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कम फॉर्म होगा और सॉल्वेंट का ज़्यादा फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन है? P1। तो P1 को हमने क्या एज्यूम कर लिया? सॉल्वेंट। जैसे अगर आप वाटर और हनी दोनों को मिक्स करेंगे तो हनी क्या काम करेगा? सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और हनी का वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। लेकिन अगर वाटर की बात करें तो वाटर हनी को डिजोल्व कर लेगा, मतलब वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट और वाटर का जो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जिसका प्रेशर हमने प्योर कंडीशन में ज़्यादा लिया है, मतलब वो क्या बन गया? सॉल्वेंट बन गया। ठीक है, चलिए अब देखो, मैं पूरे इक्वेशन को, ये पूरा जो इक्वेशन दिख रहा है, इसको x1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। इसके लिए मुझे एक और चीज की जानकारी है, ये है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। बिल्कुल है ना? हाँ। अब देखो, यहां से मेरे को x1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब x2 को एलिमिनेट करना है। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? 1 माइनस x1। तो 1 माइनस x मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा ये? फ्रॉम इक्वेशन 3 यहां से देखो pt इज इक्वल्स टू बन जाएगा p1 नॉट x1 प्लस p2 नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस x1। अब पूरा इक्वेशन देखो x1 के टर्म्स में आ गया है, तो ये हो जाएगा pt इक्वल टू p1 नॉट x1 प्लस p2 नॉट, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस सॉरी ये क्या होगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा ये? माइनस p2 नॉट x1। अब यहाँ से x1 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं उसको, तो pt इक्वल टू हो जाएगा, मैं p2 को पहले लिख देता हूँ, प्लस यहाँ से x1 कॉमन निकल गया, तो x1 कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा? ये हो जाएगा p1 नॉट माइनस p2 नॉट। क्लियर है ना? अब हम इसी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, ये हमको pt जो है पूरे x1 के फॉर्म में मिल चुका है। चलिए समझिएगा, अब हम चलते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ये है हमारा मोल फ्रैक्शन x का एक्सिस और ये है टोटल प्रेशर pt का एक्सिस। ठीक है, क्योंकि अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो क्या बनेगा? ये y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो c है हमारा इंटरसेक्शन, y हो गया pt, x की मोल फ्रैक्शन और m क्या हो जाएगा? ये हमारा स्लोप। ठीक है, तो हमने दो एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये है मोल फ्रैक्शन का एक्सिस और ये है pt का एक्सिस। तो मोल फ्रैक्शन में भी हम किसको ले रहे हैं? x1 को। तो हमारा x1 पहले रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे x1। क्लियर है? हम x1 के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करने जा रहे हैं इस ग्राफ को। अब देखो, ग्राफ प्लॉट करने का एक बेसिक सा फंडा होता है, जो आपके पास वेरिएबल है उसको आप 0 से लेकर के आगे एक्सटेंड कीजिए और आपको जितनी वैल्यूज मिलती जाएंगी उन सारी वैल्यूज को लेकर के ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, तो हम किसको बात करने जा रहे हैं? x1 को। ठीक है ना? तो लेट सपोज मैं पहले x1 की वैल्यू क्या पुट कर लेता हूँ? 0। तो जब मैं x1 की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो बताओ मुझे pt की वैल्यू क्या मिलेगी? तो मैं यहाँ पे करता हूँ 8 x1 इक्वल टू 0 वी हैव pt इक्वल टू x1 की वैल्यू जैसे ही मैंने 0 पुट किया ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या मिल जाएगा? p2 नॉट। क्लियर है? तो मैं कहीं इस एक्सिस में p2 नॉट एज्यूम कर लेता हूं। लेट सपोज मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया, क्या? यहां पे एज्यूम कर लिया मैं p2 नॉट, ये मैंने एज्यूम कर लिया p2 नॉट। क्लियर है? अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा और x1 की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? 1 तक की, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मतलब 1 ही होगा, 1। तो यहां पे देखो मैंने दूसरा वैल्यू एज्यूम कर लिया, क्या? 1। ये है x1 इक्वल टू 1। क्लियर है? बड़े अच्छे समझते रहिएगा। अब ये x1 इक्वल टू 1 है, तो 8 x1 इक्वल टू 1 पे हमको pt की वैल्यू क्या मिलेगी? चेक करो pt की वैल्यू क्या मिलेगी। यहाँ p2 नॉट प्लस ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा p1 नॉट माइनस p2 नॉट। देखो p2 नॉट कैंसल, तो क्या बचा? फाइनली pt की वैल्यू हमको मिल गई है p1 नॉट। ठीक, जब हमने x1 इक्वल टू 0 रखा तो हमको मिला pt मतलब टोटल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ p2 नॉट के इक्वल हो जाएगा, और जब हमने x1 इक्वल टू 1 रखा तो हमको मिला p1।
तो मैं यहीं से यहाँ पे ना प्लॉट करके मैं प्रेशर का एक और एक्सिस प्लॉट कर लेता हूँ, इधर एक और एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये भी प्रेशर का ही एक्सिस है। अब इस एक्सिस में मैं x1 के रिस्पेक्ट में P1 नॉट को कहीं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। P1 नॉट को रिप्रेजेंट करते समय हमको ये जानना जरूरी है कि हम इसको कहां पे प्लॉट करेंगे P1 नॉट को। तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट जो यहां से तैयार होगा, हमको पता है कि P1 नॉट इज ग्रेटर देन P2, इसका मतलब जहां पर P2 है उससे कहीं न कहीं ऊपर होगा, क्योंकि P1 क्या है, ग्रेटर देन है। लेट सपोज ये इसका इक्विवेलेंट पॉइंट है, तो मैं कहीं इधर एज्यूम कर लेता हूं किसको, P1 नॉट को। ये बातें समझ आई कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर P1 नॉट को हमने ग्रेटर एज्यूम किया है तो P2 से कहीं न कहीं हाइट पर होगा P1 नॉट। क्लियर है? चलो इतनी बात तो हमको समझा कि अच्छी बात है। अब यहां से देखो, अब हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो, हम जो दोनों लिक्विड के लिए राउल्स लॉ अप्लाई किए थे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा। आपको बता रहा हूं, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हमने राउल्स लॉ के दो अलग अलग कंडीशन देखे थे, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 के लिए। अगर उसके लिए हमें ड्रॉ करने चले ग्राफ तो क्या हो जाएगा, हमको पहला इक्वेशन जो मिला था वो था P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, ठीक है। एक मिनट के भी फोकस हटने नहीं देना है। अब देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दैट इज y इक्वल टू mx। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये x1 के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा और ये जो होगा P1 होगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू यहाँ x1 इक्वल टू 0 और कहाँ तक जाएगी, x1 इक्वल टू 1 तक की जाएगी, है ना। अब देखो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और यही इक्वेशन एक्चुअल में किसका होगा, यही इक्वेशन होगा P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। क्लियर हुआ? और इसका जो कट पॉइंट है कहीं होगा इधर, और कट पॉइंट क्या होगा, P1 नॉट। इतनी चीज समझ आ गई। अगर हम दूसरी बात किसके लिए करें, P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 है हमारे पास, तो इसके लिए ग्राफ अगेन ये भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, x2 के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, P2। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, x2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे होगा x2 इक्वल टू 1 पॉइंट, ठीक है। मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा y इक्वल टू mx। तो यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गया हमको P2 इक्वल टू P2 नॉट और ये x2। क्लियर है? और इसका जो कट पॉइंट होगा कहीं इधर पे क्या होगा, P2 नॉट होगा, ठीक। एक्चुअल में यही दोनों ग्राफ हमको इसमें विजिबल होने चाहिए। कैसे, यहां देखो, अगर ये x1 इक्वल टू 0 है और x1 इक्वल टू 0 कहां कट कर रहा है, P1 नॉट। मतलब देखो x1 इक्वल टू 0 कहां कट करेगा, P1 नॉट। तो ये किसका इक्वेशन होगा एक्चुअल में, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। समझ आया? ये देखो, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं इस तरह से, ठीक। ये किसका इक्वेशन मिल गया, किसका ग्राफ मिल गया हमको, ये ग्राफ हमको मिल गया है P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। कुछ डाउट है इसमें? अब एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर इन पॉइंट्स पे x1 की वैल्यू डिफाइंड है तो क्या हम x2 को डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां देखो इस इक्वेशन से अगर मैं x2 की वैल्यू निकालना चाहूं, जहां पे x1 इक्वल टू 0 है वहां पर x2 क्या हो जाएगा, 1। x1 की वैल्यू 0 पुट करो तो x2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो इस पॉइंट पे अगर मैं x2 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो ये हो जाएगा 1 और दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1। और ये भी हमको पता है कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी। तो देखो जहां पर x1 की वैल्यू 0 है वहां x2 की वैल्यू क्या होगी, 1। सिमिलरली जहां पर x1 की वैल्यू 1 है तो x1 की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, तो x2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। इसका मतलब ये वेरी करेगा इधर से इधर, तो ये x2 वेरी करेगा इधर से 0 से 1 की तरफ, और x1 वेरी करेगा किधर, x1 वेरी कर रहा है इधर 0 से 1। समझ आया? अब दोनों को हमने कैसे एक साथ प्लॉट किया। अब एक और चीज देखिएगा, जो P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 है, ये भी कैसे एक्सटेंड होता है, x2 इक्वल टू 0 से एक्सटेंड होगा, और कट पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट इसका P2 नॉट। तो थोड़ा सा देखिएगा, यहां से अगर मैं x2 इक्वल टू 0 से x2 इक्वल टू 1 तक के जाऊं, यहां पे तो मेरे को कौन सा पॉइंट मिल रहा है, P2 नॉट। इसका मतलब
ये जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ किसका होगा, सेकंड इक्वेशन दैट इज P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो ग्राफ दिख रहा है इसको मैं लिख सकता हूं P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। क्लियर है। और ये हमको मिल गया P1 का ग्राफ, ये मिल गया हमको P2 का ग्राफ, और जहां पर P1 और P2 दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं वो क्या होगा, टोटल प्रेशर। क्लियर है। थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन बिगड़ने ना पाए। ये जो दोनों का टच पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, PT, दैट इज P1 प्लस P2। समझ आई कि नहीं आई। तो ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ है इस इक्वेशन का फाइनल इक्वेशन ये है। ठीक है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने x1 और x2 दोनों का वेरिएशन देख लिया। अब आप चाहो तो सेकंड कंडीशन एज्यूम कर सकते हो व्हेन P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 और पूरा ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है। तो चलो उसको भी देख लेते हैं फटाक से, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए तो अब हम सेकंड कंडीशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से मैं लिख लेता हूँ। ये टोटल प्रेशर PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम किए थे। ठीक। अब देखो हम अगेन क्या करेंगे, अब पूरा x2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा कंडीशन नंबर 2 बनेगा। अब कंडीशन टू हम विद रिस्पेक्ट टू x2 लिखने वाले हैं, मतलब P2 नॉट को हम एज्यूम करेंगे P1 नॉट से ग्रेटर। ये कंडीशन है। अब और किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x2। ठीक। तो x2 के रिस्पेक्ट में कोई इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब x1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो PT इक्वल टू क्या बन जाएगा, P1 नॉट और x1 की प्लेस पे 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट और ये हो जाएगा x2। पूरा इक्वेशन x2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से देखिए PT इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। तो यहाँ से PT इक्वल टू बन जाएगा P1 नॉट, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, प्लस x2। तो प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक। अब इस इक्वेशन का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक। ग्राफ प्लॉट करने के हमको दो अगेन ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, तो उन ग्राफ्स को पहले ही ऊपर में मैं प्लॉट कर लेता हूँ। फर्स्ट ग्राफ जो बनेगा वो किसका होगा, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 का। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। ये कुछ इस तरह से x1 इक्वल टू 0 यहाँ से वैरी करेगा और कहाँ तक जाएगा, ये x1 इक्वल टू 1 तक। और जहाँ पर जो कट पॉइंट बनेगा वो होगा P1 नॉट, मतलब ओवरऑल क्या बात करेंगे हम, ये इक्वेशन है P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। ये भी हमने पहले ही देखा हुआ है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन हम देख लेते हैं, P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। ये आपके कंसेप्ट को काफ़ी डेवलप करेगा, इसीलिए हम इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं अभी से। ये हो जाएगा P2 और ये है x2। तो यहाँ से देखो x2 इक्वल टू मैंने 0 ले लिया और ये x2 इक्वल टू कहाँ तक वैरी करेगा, 1 तक के। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको फिर से स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये इक्वेशन हो जाएगा P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 का, और यहाँ का एक कट पॉइंट होगा जो क्या होगा, P2 नॉट, यही इसका स्लोप होगा। ठीक। अब चलो हम हमारे मेन ग्राफ पे आते हैं। तो ये मैंने ये प्लॉट कर लिया मैंने। ठीक। ये है हमारा टोटल प्रेशर, जिसे PT कह सकते हैं, उसका ग्राफ है, मतलब प्रेशर का ग्राफ है, सिंपल सी बात है। ये है मोल फ्रैक्शन का। तो हम किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करने वाले हैं, हम ड्रॉ करने वाले हैं x2 के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x2। ठीक। अब x2 की पहली वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे x2 इज इक्वल्स टू 0। जब x2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, 8
x2 इक्वल टू 0, एट x2 इक्वल टू 0, पूरा ये टर्म्स फिनिश, मतलब pt इक्वल टू हो जाएगा p1 नॉट। क्लियर है? तो इस एक्सिस में कहीं पे मैं वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ किसका, p1 नॉट का। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया ये वैल्यू है किसका, p1 नॉट का। क्लियर है? अब हम आगे वैल्यू एक्सटेंड करेंगे और चलते हैं कहाँ पे, जब x2 की वैल्यू पहुँच जाएगी 1 पे। ठीक, तो देखो 8x2 इक्वल टू 1, 8x2 इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, pt इक्वल्स टू x2 को आप 1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा p1 नॉट प्लस p2 नॉट माइनस p1 नॉट। p1 नॉट p1 नॉट कैंसल, तो pt किसके इक्वल हो गया, pt इक्वल टू हो गया p2 नॉट। ठीक, मतलब जब हमारा वैल्यू x2 इक्वल टू 1 है तो हमको वैल्यू मिल चुकी है क्या, p2 नॉट, और p2 नॉट क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब ये p1 से कहीं ना कहीं अपर लेवल पे शिफ्ट होगा। तो लो इसका अपर लेवल मैं शिफ्ट कर लेता हूं कहीं इधर पे, p1 इधर कहीं मैंने शिफ्ट कर दिया इसका अपर लेवल, ये क्या है, p2 नॉट। क्लियर है? अब देखो हमको दोनों ही पॉइंट मिल चुके हैं, अब हम यहां से रिलेट करेंगे। अगर ये वैल्यू x2 की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही है, तो x2 को 0 से 1 तक इंक्रीज होना मतलब किसके ग्राफ को प्लॉट करे, किसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, p2 इक्वल टू p2 नॉट x2। तो ये x2 से लेके हम कहां तक चलेंगे, p2 तक के, और ये जो ग्राफ है ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। हमारा इक्वेशन बन जाएगा ये p2 इक्वल टू p2 नॉट x2। क्लियर है? तो ये हमको पहला ग्राफ मिल गया। क्लियर है ना? अब देखो हम यहाँ x2 के वैल्यू को साथ साथ x1 के भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? हमको ये तो पता ही है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब यहाँ से देखो x1 की सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, x1 की सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से x2 की वैल्यू जब 0 है तो x2 की वैल्यू 0 के लिए x1 की वैल्यू क्या होगी, 1, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 है तो 0 है, सॉरी 1 है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर है? इतनी चीज़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो समझ रहे हैं, यहाँ से अगर हम इधर मूव करें तो समझ आ रहा है x1 का ग्राफ इधर मूव कर रहा है, मतलब x1 की वैल्यू 0 से 1 की तरफ मूव कर रहा है और x2 का वैल्यू इधर मूव कर रहा है। तो x2 के लिए ड्रॉ कर लिए। अब x1 के लिए देखो 0 से 1 तक, और x1 की वैल्यू 0 से लेके इधर x इक्वल टू 1 तक जाएगी तो किसको कट करेगी, ये p1 नॉट को। तो जब ये p1 नॉट को कट करेगी तो ये किसका ग्राफ प्लॉट करेगी, ये करेगी p1 का। ये देखो, ठीक, और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा p1 इक्वल टू p1 नॉट x1। क्लियर? तो हमको ये p1 का एक्सिस मिल गया, ये ग्राफ मिल गया, और ये p2 का ग्राफ मिल गया, और जहां पर दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे वो क्या होगा, टोटल प्रेशर। तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर pt इक्वल टू p1 प्लस p2। क्लियर है? तो ये हमने दोनों ही कंडीशन में ग्राफ प्लॉट कर लिए। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है ये डिपेंड करेगा x1 और x2 पे। x1 x2 का वैल्यू किस तरह से वैरी करता है वैसे ही टोटल प्रेशर वैरी करेगा। तो अगर हम इस कंडीशन में बोले तो इसका जो मिनिमम प्रेशर है कितना होगा, p1 नॉट, और मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, p2 नॉट। क्लियर है? अच्छा देखो, एक्चुअल में यही जो राउल्ट लॉ का ग्राफ है यही कहलाएगा आइडियल लॉ, ठीक है, या आइडियल इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो एक चीज आगे हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो राउल्ट लॉ का ग्राफ है ना, जो सॉल्यूशन इसके ग्राफ का एग्जैक्टली फॉलो करेगा वही कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। तो हमारा जो एक टॉपिक अभी हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद का टॉपिक होगा आइडियल सॉल्यूशन। तो वहां के लिए मैंने आपको हिंट कर दिया। तो ये हमने टॉपिक कवर कर लिया, कौन सा वाला, जहां पे हम देखें लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है? इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझा है राउल्ट लॉ का। आई थिंक आपको अच्छे फॉर्म में क्लियर हुआ है। तो चलिए नोट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके PDF फॉर्म में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।